बनाए रास्तों पर चलने लगा हूँ। मालूम है कि आसान नहीं है राहें, पर कहते हैं कि मुश्किल कुछ नहीं होता। इसीलिए आज मैं अपनी किस्मत को आजमाने चला हूँ और आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी पेश करने चला हूँ। कहानी का शीर्षक है कलाकार। हम सभी कलाकार हैं। हम साहित्य के पुजारी हैं, तो कुछ कलाकार संगीत और नृत्य के पुजारी होते हैं। मेरी कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल में एक गांव पूर्वस्थली में। छोटा सा गांव जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें 5 लोग थे। बड़ा भाई जिसका नाम था वरुण, जो शायद आजकल के लड़कों की तरह बहुत ही माचो मैन और बहुत ही डीलडोल वाला हैंडसम गुड लुकिंग लड़का था। उसकी बहन जिसे नृत्य का बहुत शौक था। पिताजी जो सब्जी बेचा करते थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। और अंत में मेरी कहानी का हीरो सुरेश, जो शायद बाकी 4 लड़कों से थोड़ा अलग था, जिसे शायद क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, या जिसे शायद हो सकता है 4 लड़कियों के साथ सीधे मुंह बात करना अच्छा नहीं लगता था, जो अपने में रहना बहुत पसंद करता था। लेकिन हाँ, उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। सुषमा जो उसकी बड़ी बहन थी, वो अक्सर नृत्य की तालीम लिया करती थी, तो दरवाजे की ओर से चुपचाप दूर से देखा करता था कि दीदी क्या कर रही है। वो दीदी को देखकर उनके संगीत को, उनके नृत्य को समझ के खुद रियाज किया करता था। बहुत ही सुंदर। लेकिन शायद समाज को, समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक ऐसा दिन आया जब घर पे कोई नहीं था और सारे शादी में गए हुए थे, घर एकदम खाली था। तो उसने इस मौके का फायदा उठाया। खिड़की दरवाजे बंद किए, अपने दीदी के कमरे में गया, दीदी की घुंघरू को उठाया, अपने पैरों में बांधा, थोड़ी सी मेकअप की और झमाझम नाचने लगा। उसे कत्थक के कुछ बोल जरूर याद आ रहे थे कि तापी तापी ततथई आपी आपी ततथई थई तथई तथई थई थई तत्तता अभी तथई थई थई तत्तता अभी तथई थई थई तत्तता। क्या झमाझम नाचने लगा। नृत्य के बीच में उसे दरवाजे पे वो खटखट की आवाज सुनाई नहीं दी। शायद वो उसका बड़ा भाई था। बहुत बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो उसके बड़े भाई ने जोर से धक्का मारा और कमरे के अंदर आया। तो उसने क्या देखा? उसका खुद का छोटा भाई पैरों में घुंघरू, होठों में लिपस्टिक, हाथ में नेल पॉलिश पहन के कथक के अभ्यास कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर लेकर गया और बाहर ले जाकर उसे बहुत थप्पड़ मारे, लाते मारे, घूसे मारे और बड़ी बेरहमी के साथ मारपीट करने के बाद उसे ये कहा कि मुझे शर्म आती है कि तू मेरा भाई है। मैं अपने दोस्तों के सामने कुछ कह नहीं सकता। मेरे दोस्त तुझे ना जाने किस किस नाम से पुकारते हैं, मैं तो शर्मसार हूं, मैं तुझे बोल भी नहीं सकता। अरे मर्द बन मर्द। किसी ने बहुत खूब कहा था कि आजकल पहले से सब कुछ भी जस्टिफाइड होता है कि अगर आप लड़के हैं तो ये करेंगे, आप लड़कियां हैं तो ये करेंगी। बस समाज है। उसने कहा कि मुझे शर्म आती है तुझे अपना भाई कहने में। मुझे देख, मेरी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। बी अ माचो मैन, मर्द बन। पैरों में घुंघरू लड़कों को शोभा नहीं देता। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। दोबारा अगर तूने ये करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारा सहम गया। थोड़ी देर कुछ सोचा और सोचने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाके दुबक दुबक के रोने लगा। वो पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो समझ नहीं पा रहा था। बेचारा सिर्फ 17-18 साल का ही तो था। समय ऐसा ही बीतता गया। एक दिन वो कॉलेज गया। कॉलेज में जाने के बाद उसे पता चला कि यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें क्लासिकल डांस का एक कंपटीशन है। तो वो पहले तो डर रहा था कि मैं ऑडिशन दूं या ना दूं, लेकिन उसके दोस्त इतने अच्छे थे कि उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया कि भाई तू जा, हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर। कहते हैं ना कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, यापत काल परखी नहीं जारी। जब अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त और अच्छा सहपाठी हो जो आपको प्रेरित करता है, तो जिंदगी में कोई भी कठिनाई आपके समस्त खड़ी नहीं हो सकती। शायद ऐसा ही था कि वो उस ऑडिशन में गया, उसने ऑडिशन दिया और ऑडिशन जीत गया। अगले ही दिन बहुत ही बड़े लेवल पे क्लासिकल डांस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके लिए वो तैयार हो रहा था। घर जब आ रहा था तो एक तरफ उसके मन में डर भी था कि अपना रियाज कैसे करूंगा। अगर पिताजी को ये बात पता लग गई या भाई को पता लग गई तो न जाने क्या होगा। वो बहुत डर गया। लेकिन भगवान का नाम लेके उसने रात भर बहुत अच्छे से रियाज किया और अगले दिन पहले अपने दोस्त के घर गया। उसने मेकअप किया, ड्रेस कॉस्ट्यूम चेंज किया और फिर कॉलेज की तरफ जाने लगा। अब यहाँ पर एक हास्यकर समाज की एक बात आती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे
चलित आंटियां हर सोसाइटी में रहती है जिनको पता नहीं दूसरों के घर में कितनी समस्या है, उनको बहुत जानना है। तो उस सोसाइटी में ऐसी कोई गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी आंटी पास में खड़ी और एक सामने से लड़का जा रहा है पैरों में घुंघरू बांध के, देख के गुजराती आंटी बोली कि यार हमारे गुजरात में तो ऐसे खोखरे चमक करता ही नहीं है, ऐसा लड़का देखो, लड़का है, लड़का ऐसे पैर में घुंघरू बांध के जा रहा है, तो मानी चाहिए इसको। हाँ, देवा रे देवा, मैं मराठीचा मुलगी झाले, हमारे महाराष्ट्र में भी ना कोई लड़का ऐसा घुंघरू नहीं पहनता रे बाबा, काय सांगता काय नहीं। और पंजाब की आंटी बोलने लगी कि साडे पंजाब के तक गभरू जवान होंदे ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। बेचारा थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ के उनको देखा, फिर समाज को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी की ओर बढ़ने लगा। कॉलेज में गया, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जिसकी 6000 की ऑडियंस कैपेसिटी थी, उसे स्टैंडिंग ऑडिशन मिली। वो घर वापस आया, किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाया, अपने दिनचर्या के जो काम थे वो किए और सो गया। सुबह वो अपने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा, ब्रेकफास्ट लेने। अजीब सा सर लग रहा था। बेचारी माँ चुपचाप खड़ी सिर्फ अपने बेटे को देख रही थी और आंखें नीचे। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, बहुत ही गंभीर, लेकिन अखबार पकड़ने का ढंग पिताजी का कुछ और था। भाई बहुत ही बेरहम निगाह से अपने छोटे भाई को देखे जा रहा था कि अब न जाने क्या होने वाला है। और बेचारी दीदी सुषमा उस समय को कैसे संभाला जाए, अपनी आंखें नीचे करके बस सोचती ही चली जा रही थी कि अचानक उसके पिताजी उठे। उसने सुरेश का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर के बाहर मोहल्ले के बीचों बीच पटक दिया। बेल्ट उतारी, सबके सामने उसे बेल्ट से बेरहमी से मारा और ये कहा कि तेरे चलते मेरी समाज में नाक कट गई है, तुझे लोग नचनिया कहते हैं, तुझे लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती? अरे लड़का होके पैरों में घुंघरू बांध के नाचता और आज तो अखबारों में भी तेरा नाम आ गया है। उन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि हर अखबार के फ्रंट पेज पे उनके बेटे का नाम था। उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब सारा समाज जान चुका था कि उनका छोटा बेटा एक शास्त्रीय नृत्यकार है। वो बहुत बेरहमी से उनको मारा, पीटा। बेचारी माँ बचाने आगे गई कि थोड़ी देर के लिए वो सहन गई। पति है और हमारे समाज में पति जब कुछ बोले करे तो शायद स्त्री आगे नहीं आ सकती। बेचारा अपने आप को खुद संभाला, ना उसकी बहन ने साथ दिया, ना भाई ने, ना माँ ने, ना पिता ने। वो कमरे में आया, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि जो हुआ क्या ये सही था। कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा ना सिर्फ 18 साल का ही तो था बेचारा। अपनी जिंदगी से तंग आके वो सोच रहा था कि मैं ये अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं। कबीर जी ने भी क्या खूब कहा था कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई, सुने अठीले हैं लोग सब, बाट न ले हैं कोई। उसने सोचा मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ, कौन सुनेगा? जब घर वाले ही नहीं सुन रहे हैं, अपनों ने पराया कर दिया, तो फिर परायों से क्या उम्मीद है? उसने कागज कलम निकाला और लिखना शुरू किया कि माँ शायद इस जन्म में मैं आपका वो बेटा ना बन सका। पिताजी हो सकता है कि मैंने आपकी नजरों में मैं गिर चुका हूँ, मैंने आपकी नाक समाज में काट दी है, तो मैं आपके लायक बेटा भी ना बन सका। बड़े भाई को कहा कि I'm really ashamed of myself that I don't know what is the real definition of a man. मैं आज तक इस मैन और पुरुष की परिभाषा को ना समझ पाया, तो that's why I'm sorry, मैं आपका अच्छा भाई ना बन सका। उसने अपनी बहन से कहा कि दीदी माफ करना मुझे, शायद आपकी राखी की लाज भी मैं ना रख सका। और पास ही पड़े अपने दादी के नींद की दवाइयों को हाथ में लिए खाने ही जा रहा था कि अचानक पास ही के कमरे से सरगम बज उठी। धासा निधा निधा धानी धानी सदा, धासा निधा निधा धानी धानी सदा। और न जाने सरगम को सुन के उसके मन में कितनी उत्तेजना आई, तो उसने तुरंत रुका और कहा, अपने आप सवाल पूछा कि क्या यही जिंदगी है? हर जिंदगी की समस्याओं को मैंने अगर इसी ओर से समस्या का समाधान किया तो ये समस्याएं क्या जिससे जूझना पड़े? वो वहीं रुका और उसने इसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। और जिंदगी में आने वाले कई पड़ाव तक, कई समय तक ऐसे अनेकों समस्याओं का
समाधान उसने स्वयं निकाला कि जिंदगी का अंत करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाज, लोग आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन अगर आप में माँ सरस्वती का आशीर्वाद, नटराज का आशीर्वाद है तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आज वो दिन है जब वो स्टेज पे परफॉर्म करता है तो फ्रंट सीट पे उसके माता और पिता बड़े ही सीना चौड़ा करके फ्रंट पे बैठते हैं। बैक स्टेज पे उसकी बहन सुषमा उसकी मेकअप और कॉस्ट्यूम की जिम्मेदारी संभालती हैं। और हाँ, माचो मैन को हम कैसे भूल सकते हैं। ये वही भाई है आप जो फ्रंट में खड़े होके भीड़ को हटा के कैमरा फ्रंट में रख के कहता है दैट्स माय ब्रदर, वो मेरा भाई है। कलाकार सिर्फ और सिर्फ कला का पुजारी होता है। आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कहानीकार हैं, हम शायर हैं, हम साहित्य के पुजारी हैं। फिर वो सवाल पूछेंगे तो करते क्या हैं? हम कहते हैं कि हम शायर हैं, वो कहते हैं तो फिर करते क्या है? तो हमने कहा तब कुछ नहीं करते भैया, हम तो यही करते हैं। तो कलाकार की परिभाषा को हम सभी जानते हैं। अब समाज क्या जानता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहे तो आज अंत में से यही कहूंगा कि जिंदगी में कोई भी समस्या आए, कलाकार को कभी भी जाति, धर्म, लिंग, रूप और स्वरूप के आधार पर विभाजन मत कीजिए, क्योंकि ये वही है जो श्री कृष्ण के वंशज हैं, ये वही है जो महादेव श्री शंभु के वंशज हैं। तो इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और अंत में चंद पंक्तियों से यही विराम देना चाहूंगा कि मत फेंको पत्थर पानी में, मत फेंको पत्थर पानी में, इसे कोई और भी पीता होगा। जीना है तो किसी मकसद के लिए जियो, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई और भी जीता होगा।